अगर मैं बात करूं आपकी फिटनेस जर्नी और मॉडलिंग के साथ साथ जब आपकी ये संस्था, तो दोनों में समानता किस तरीके से लेके आते हैं? मॉडलिंग और फिटनेस और संस्था तीनों में बिल्कुल समानता है। तीनों के जो शुभ विचार की बात करता हूँ, तो शुभ विचार संस्था शुभ शुभ विचारों की तो बात करती है। उस शुभ विचार रख कर ही तो हम परिवर्तन ला सकते हैं। अगर हम बात करें जैसे एक आप समाज सेवी हैं और साथ ही साथ एक आप मॉडल भी हैं, तो फिटनेस आप किस तरीके से दोनों को बैलेंस करते हैं, ये तो एक राज है जो हमारी ऑडियंस को पता चलना चाहिए। जी, फिटनेस के लिए मैं देखो योगा करता हूँ, मैं जिम कभी नहीं जाता हूँ। मैं योगा में विश्वास करता हूँ। भारतीय परंपरा के तहत जितनी भी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं, वो हमें खानी चाहिए, वो मैं खाता हूँ। तो भारत का खिताब तो जीत लिया, अब आपका आगे का लक्ष्य क्या है? आगे आप और क्या नया करने वाले हैं? मैं फ़िल्म, टीवी और कार्यक्रम आयोजित कर कर के जितना मैं शुभ संदेश दे सकता हूँ समाज के लिए। पर अगर हम आज की युवा पीढ़ी की बात करें तो क्या आपको नहीं लगता इनके अंदर कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन की कमी है? अगर आपको मौका मिलेगा तो आप इन्हें किस तरीके से सुधारेंगे या किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? डिसिप्लिन की तो मैं कमी नहीं मानूँगा और मेहनत की भी कमी नहीं मानूँगा, है ना? उनमें जो कमी मानूँगा ना, वो संस्कारों की कमी हो रही है। वो अपनी चीज़ों पे विश्वास नहीं कर रहा है, उस पे मैं ज़्यादा मानूँगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे उन मेहनती लोगों के बारे में जिन्होंने हर जिंदगी की हर मुश्किल को आसानी से पार कर दिया और एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जिन्होंने मंच पर ही अपनी पहचान नहीं बनाई, लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बनाई है। विचार संस्था के संस्थापक, समाज सेवी और अभी उन्होंने मिस्टर भारत का खिताब जीता है। तो हम स्वागत करते हैं जितेंद्र शर्मा सर का। तो स्वागत है सर आपका। राधे राधे। राधे राधे मैम, थैंक यू। कैसे हैं आप सर? अच्छा हूँ। पहले तो बहुत बहुत मुबारक कि आपने मिस्टर भारत का खिताब जीता है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब ये खिताब आपको मिला? जी, मैं बहुत ही प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ और हर किसी को अचीवमेंट तो अच्छा लगता ही लगता है। जी। लेकिन जैसे ही अचीवमेंट मिला, उसके साथ-साथ मेरे ऊपर दायित्व भी बढ़ गया कि मैं और अच्छा कार्य करूँ। तो अच्छा और चिंतन दोनों का मिक्स हो चुका है मेरे साथ में, ये मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो जब इस मुकाम तक आए, मतलब जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की तो बहुत सारी प्रॉब्लम, चुनौतियाँ आपने फेस की होंगी। तो किस तरीके से आपने फेस किया और फेस करने के साथ-साथ उसे ओवरकम कैसे किया? बेसिकली ऐसी चुनौतियाँ मैंने कभी अनुभव नहीं की है, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ और भगवान श्री राम में मैं विश्वास करता हूँ। और भगवान श्री राम के का जीवन को आप देखें तो उनके पास इतनी चुनौतियाँ जो लोगों को लगती है, उन्होंने हँसकर उन सबको पार किया। उन्होंने कभी ऐसा अनुभव ही नहीं कराया कि मुझे चुनौतियाँ का या कठिन समय उनके साथ है। तो मेरे नेत्रों के सामने हमेशा श्री राम जी की छवि रहती है, तो मुझे कभी चुनौतियाँ कभी दिखाई नहीं देती हैं। मुझे तो प्रभु श्री राम दिखाई देते हैं और मुझे लक्ष्य दिखाई देता है, तो मैं उसके ज़रिए मैं अपना काम करता जाता हूँ। क्या बात है सर, वेरी नाइस। अगर हम बात करें जैसे एक आप समाज सेवी हैं और साथ ही साथ एक आप मॉडल भी हैं, तो फिटनेस आप किस तरीके से दोनों को बैलेंस करते हैं, ये तो एक राज है जो हमारी ऑडियंस को पता चलना चाहिए। जी, फ़िटनेस के लिए मैं देखो योगा करता हूँ, मैं जिम कभी नहीं जाता हूँ। मैं योगा में विश्वास करता हूँ। भारतीय परंपरा के तहत जितनी भी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं, वो हमें खानी चाहिए, वो मैं खाता हूँ। टाइम पे मैं सोता हूँ। मैं 8 बजे के बाद में भोजन नहीं करता हूँ और अभी पिछले अगर मैं देखा जाए तो 8 से 10 साल में मैंने एक ही टाइम भोजन किया है। कभी-कभी शादी-ब्याहों में जाते हैं तो मैं 2 टाइम ज़रूर कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ आवश्यकता हो जाती है लोगों के अनुरोध के कारण। राइट, राइट। मैं एक टाइम खाता हूँ और मैं योगा में करता हूँ, इस चीज़ में विश्वास करता हूँ, यही मेरी फ़िटनेस का राज है। साथ ही साथ शुभ विचार, शुद्ध आचरण आपका होना चाहिए, तो आपका फ़िटनेस आएगा ही आएगा। जैसे आपके फ़िटनेस में आप जिम जाते हो लेकिन आपके आचरण ठीक नहीं है, तो आपका शरीर बिगड़ता ही जाएगा, फ़िटनेस आ ही नहीं पाएगी। और एक और चीज़ है कि मुझे जो व्यसन वाली चीज़ें हैं, शराब, सिगरेट, इन सब से मैं हमेशा दूर रहा हूँ और मैं दूर ही रहूँगा। किसी को भी करना है तो उनको फ़िटनेस ठीक करनी है, आचार-विचार ठीक हो, स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें खाएँ, व्यसनों से दूर रहें, टाइम पे सोएँ, यही इलाज हो सकता है।
ओके, एक जितेंद्र शर्मा सर से हम एक छोटी सी अनुरोध भी करेंगे और साथ में चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए एक छोटा सा डाइट प्लान बताइए, क्या उन्हें लेना चाहिए नॉर्मल? डाइट प्लान में मैं तो ये कहूँगा कि मांसाहारी ना हो, मांसाहार हमारे लिए कभी नहीं बना है। बिल्कुल सर। और आप देखिए कि अभी जॉन इब्राहिम का मैंने एक वीडियो सुना है कि सबसे अच्छी बॉडी है उनकी। वो नॉन-वेज नहीं खाते हैं, वो वेजिटेरियन है। जी, जी, जी। तो वेजिटेरियन खाएँ और संतुलित मात्रा में खाएँ। आप सुबह अंकुरित जो मूँग है, उनके साथ आप नाश्ता करें। फिर उसके बाद में दोपहर को आप 3 से 4 चपाती जो आपकी आवश्यकता अनुसार है, दही लें, दाल ज़रूर लें, साथ में एक मिक्स वेज जो भी उस टाइम अवेलेबल हो, सीज़नेबल फ्रूट्स और सब्जियाँ हमें खानी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कंप्लीट है। शाम को सोते टाइम एक गिलास दूध का ले सकते हैं। ये कंप्लीट है एक व्यक्ति के लिए। और मैं इतना अच्छा दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो ये मैंने बताया है, वो सर्टिफाइड चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्स किया है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से। ओके। तो मैंने उसका आधार पे मैंने खुद का डाइट प्लान बनाया था और मैंने कई लोगों को भी कहा था। इसके साथ-साथ मैंने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में मैंने डिग्री लिया है, तो इसके आधार पे भी मैं कह सकता हूँ जो मैंने कहा है वो ठीक है। आप अगर एक व्यक्ति को 2400 से लेकर 3000 तक की कैलोरी की आवश्यकता होती है। जी। इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं। ज़्यादा काम करता है तो 3000 पहुँच जाइए और वो बहुत कम चीज़ों में खाने से ही पूर्ति हो जाती है। अगर आपने समोसा कचौरी नहीं खाना चाहिए लेकिन एक समोसा कचौरी खा लेते तो अपने को 1200 कैलोरी वहाँ मिल जाती है। आपको फिर आवश्यकता ही नहीं हो कुछ खाने की। बिल्कुल। तो हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो कैलोरीज़ कम जिसमें कम हो और थोड़ा-सा प्रोटीन का उसके समावेश हो, शुद्ध हो न्यूट्रिशंस अच्छे हों। और घर की खाएँ। क्या बात है, वेरी नाइस सर। कहते हैं अगर किसी की फिटनेस अच्छी है तो उसके मन और शरीर की वो एक तरीके की साधना होती है। आप तो एक योग टीचर भी रह चुके हैं, आपने अच्छा किया है, तो क्या ये बात सही बैठती है इस चीज़ पे कि फिटनेस मन और शरीर की एक साधना है? बिल्कुल साहब, मैं बहुत ही अच्छा बात कही आपने और हमारे यहाँ तो देखो हिंदू सनातन संस्कृति में तो कई बार कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। बिल्कुल। तो अन्न और मन का दोनों का समावेश है। जैसे ही आप तामसिक वृत्ति का अगर भोजन करेंगे तो आपके चेहरे पर, आपको विचारों में, आपके कार्य व्यवहार में वो सारी चीज़ें झलकने लगेगी। लड़ालू, झगड़ालू ये सब कुछ होंगे। और जैसे ही आपने सात्विक खाना प्रारंभ किया तो आपकी शांत, चिंतन मुक्त ये सारी चीज़ें आपके अंदर होने लग जाएगी। तो अन्न और मन और ध्यान इन तीनों का सामंजस्य है और वो हमें रखना है। क्या बात है सर। अगर मैं बात करूं जितेंद्र शर्मा जी के बारे में, जैसे मैं आपसे ऑफ कैमरा भी बात कर चुकी हूं, अभी हम जर्नी आपकी स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो जितेंद्र शर्मा के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ। क्या क्या उन्होंने, अगर मैं बात करूँ, आपने जैसे योगा है, न्यूट्रिशन का कोर्स कर रखा है आपने, डिफरेंट डिफरेंट आपके, और शायद इस टाइम आप पीएचडी भी कर रहे हैं म्यूजिक में, जी। तो थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में प्लीज बताएं। मेरे अचीवमेंट्स के बारे में? जी जी जी। जी, सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यह है कि मैं राम जी का भक्त हूँ, राम जी से प्रेम करता हूँ। यही मैं इसको ही सबसे बड़ा मानूँगा। मैं एक किसान परिवार में जन्मा हूँ, गाँव में जन्मा हूँ। गाँव में जन्मते ही जब किसान का परिवार गाँव में रहता हो, उसके यहाँ बच्चा जन्मता हो, तो उसकी कल्पनाएँ और सपने बहुत होते हैं। वैसे सपने मैंने भी देखना प्रारंभ किया। मुझे गायक भी बनना था। मैं स्टार्टिंग में लोक गीत में अच्छे गाता था। फिर मैंने एडमिशन लिया तो मुझे वोकल में एडमिशन नहीं मिला, सितार में एडमिशन दे दिया। तो मैं मन मार के मुझे सितार में एडमिशन लेना पड़ा। उसी समय मेरी सेम टाइम पर ये था कि मुझे तो अभिनेता के तौर पे भी कार्य करना है। तो अभिनेता का डायरेक्ट कोई कोर्स नहीं हुआ करता था जयपुर जैसी जगह पर, तो ड्रामा से मैं कर नहीं सकता था। तो फिर मैंने सोचा कि संगीत में ही कर लीजिए, तो उसमें टाइम मैंने संगीत में बी-म्यूज़ किया, एम-म्यूज़ किया। फिर मैंने तबले में मैंने मध्यमा किया। मैंने कथक में मैंने 2 साल का कोर्स किया। फिर उसके साथ-साथ मैंने हारमोनियम में किया, मैंने वोकल में भी 1 साल का किया। ये सारी चीज़ें मेरे आर्ट एंड कल्चर में चलती रही। सेम टाइम मैंने थिएटर, इंडियन थिएटर में मैंने एक डिप्लोमा लिया, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी से अधिकृत कोर्स था, वो मैंने किया। तो मैं थिएटर में रेगुलर मैं करता रहा। इसके साथ-साथ क्योंकि हमें जीना है, स्वास्थ्य और 2 चीज़ें आपके पास होना चाहिए। बेसिक आपका स्वास्थ्य मजबूत होना ही होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को चाहे लीडर बनना हो, चाहे वो इंजीनियर बनना चाहता हो, चाहे वो और कुछ भी करना चाहता हो, उसका स्वास्थ्य मजबूत होना चाहिए। तो हमें बेसिकली स्वास्थ्य की जितनी भी चीज़ें वो तो सीख ही लेनी चाहिए। तो मैंने स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए मैंने योगा का कोर्स किया, मैंने
फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्स किया, साथ में मैंने नेचुरोपैथी का 3 साल का डिप्लोमा लिया। फिर मैंने बेड साइड असिस्टेंट जो नर्सिंग जो आधुनिक चिकित्सा में जो होती है, तो मैंने नर्सिंग का कोर्स किया। तो ये सारी चीज़ें मेरे काम आती है और मैं लोगों को भी काम आ सकता हूँ। अगर मेरा कोई भी साथी अचानक उसको हार्ट अटैक आ जाए तो मैं उसको सीपीआर दे सकता हूँ, और मैं अगर किसी को कैथेटर लगाना हो वो लगा सकता हूँ। मेरे तो गुरुजी जो सिखाने वाले थे वहाँ पर डॉक्टर अवधेश बोस थे, उनकी इतनी सहायता रही कि उन्होंने तो मुझे राइस ट्यूब डालना भी सिखा दिया था, इंजेक्शन ये चीज़ें तो सीख ही गया था। तो मैं स्वास्थ्य हर व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता है और हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की डिग्रियां, डिप्लोमा और ज्ञान होना ही होना चाहिए, हर व्यक्ति को। और फिर सेकेंडरी उसको रखना चाहिए कि ये मेरा प्राथमिक हो गया, फिर सेकेंडरी मुझे इसमें करना है। तो ये मैंने प्राथमिक और सेकेंडरी मेरा आर्ट एंड कल्चर में मैंने किया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। मतलब इतने सारे अचीवमेंट्स, और इन फ्यूचर क्या करने वाले हैं वो भी हमारी ऑडियंस को बता दीजिए। इन फ्यूचर में मेरा जो सपना है, शुभ विचार को ही मुझे प्रमोट करना है। शुभ विचार संस्था नहीं है, एक विचारधारा है। शुभ विचार के ज़रिए हम बहुत सारे परिवर्तन ला सकते हैं। मेरा मानना है कि जितने भी विश्व में एनजीओज़ बने हैं, वो बाँटने के लिए बने होते हैं, लेकिन मैं यानी कि कुछ दे नहीं सकता, किसी कृष्णाश्रम नहीं खोल सकता, विद्यालय नहीं खोल सकता, भोजन नहीं करा सकता। वो अलग बात है कि मैं कर सकता हूँ और मैं करता भी हूँ, लेकिन मेरा जो टारगेट है कि विचारों से परिवर्तन लाना है। एक विचार व्यक्ति का जीवन चेंज कर सकता है। मैं भी किसी के विचारों से प्रभावित हुआ होगा, तो मैंने भी धीरे-धीरे, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो देख लो या वर्तमान में कोई भी आदर्श पुरुष देख लो, उनके विचारों से मैं प्रभावित हुआ और मैंने काम चालू किया। तो मुझे विचारों से परिवर्तन लाना और विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना है। मैं अभी कुछ समय पहले पुणे में था, तो वहाँ पर डेनमार्क के मेरे एक दोस्त मिले, बड़े चित्रकार हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अशांत हो जाता हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ। वो अलग-अलग आश्रम में जाते हैं, खासकर ओशो को में गए। तो मैंने कहा कि मैंने ओशो का भी देखा, तो मुझे तो प्रभावित नहीं कर पाए ओशो। मैंने उनको मेरे वहाँ पे जहाँ मैं रुका था, तो मैंने उनको बुलाया कि आप मेरे पास आइएगा। मैंने उनको 5 मिनट की सिर्फ़ योग और प्राणायाम बताए। तो वो जो 7 दिन में वहाँ बीसों हज़ार खर्च करके वो शांत नहीं हो पाए, तो उन्होंने 5 मिनट में उस भारतीय पद्धति में जो सनातन हिंदू संस्कृति में योग का जो महत्व बताया और वो किया, तो वो उन्होंने अपना जीवन परिवर्तन पाया और वो करने लगे। फिर उन्होंने मुझे अपना सपना पूछा, तो मेरा सपना ये है कि मैं विचारों से परिवर्तन लाना चाहता हूँ। इसके सेंटर में देश-विदेश सभी जगह खोलना चाहता हूँ, और उन्होंने मुझे कहा कि जैसे कि ओशो क्या थे या अदर्स क्या थे, उन्होंने अपने ऐसे ही एक साधारण पुरुष होंगे और धीरे-धीरे उन्होंने अच्छा काम कर लिया। तो मैं पॉजिटिव थिंकिंग की बात करने के लिए मैं पूरे विश्व में जाना चाहता हूँ, वहाँ एक-एक सेंटर खोलना चाहता हूँ। शुभ विचार का एक कोर्स मैं पहला ऐसा एक कोर्स लाना चाहता हूँ कि शुभ विचार के ज़रिए हम एक ट्रेनिंग दें, 15 से 20 रोज़ का एक कोर्स करवाएँ। वो कोर्स में नैतिक मूल्यों के बारे में बताएँ, पापा के प्रति, माँ के प्रति, पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, पानी के प्रति। हमारा हर किसी के लिए हमारा एक कर्तव्य है, धर्म है, वो हम सब निभाएँ और उसके निभाने का लाभ लोगों को पता चले, तो आपकी छवि अच्छी बनेगी। जैसे आपकी छवि अच्छी बनेगी, तो लोग उससे प्रभावित होंगे, मिलना पसंद करेंगे। उसको कहीं न कहीं यश में भी, धन में भी, सब में लाभ मिलेगा। ये मेरा चाहता हूँ। इसका रिज़ल्ट कैसे मिल सकता है? जैसे कि समझ लो कि आपका एक ऑर्गेनाइज़ेशन है। जी, जी। उसमें 400 लोग कार्य करते हैं। 400 लोग आते हैं डेली और वो वॉशरूम जाते हैं, तो वॉशरूम में जाके नल वो यूज़ किया और नल खोलकर आ गए। नल खुल गया। तो अब वो जो मालिक है, उसका, उस कंपनी का जो स्वामी है, उसका कितना नुकसान हो गया, कितना पानी बह गया होगा। वैसे ही फिर वो जो पंखे चल रहे हैं, कहीं पर वो पंखे चलते हुए छोड़ गए, वैसे वो लाइट छोड़ गए। ये कितना नुकसान उस संस्थान को हो गया होगा कि कितने सारे, लेकिन मैं उन सभी कर्मचारियों को ट्रेंड करूं कि नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आपको भी आपको तो लाभ मिलने ही नहीं है, आपके स्वामी का कितना नुकसान हो जाएगा। स्वामी का अगर नुकसान हुआ और उसको पता पड़ा, तो आप दोनों के रिश्तों में टकराव आएगा। आप कैसे, वो आपको अच्छी सैलरी दे पाएगा, और उससे भी बड़ी चीज़, इस भारत का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, राष्ट्र का कितना बड़ा, मानव सभ्यता का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसको मैं कोर्स के रूप में और इसके विभिन्न सेंटर में लाना चाहता हूँ। बेहद खूबसूरत। मतलब कहीं ना कहीं लोग किसी को खाना देते हैं, किसी को कपड़े देते हैं, या फिर वृद्ध आश्रम या कोढ़ी आश्रम खोलते हैं। आपने मन की शुद्धि के लिए एक सेंटर बनाना चाहते हैं, पर ऑल ओवर इंडिया या थ्रू ओवर द वर्ल्ड।
अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस सर। मेरे 2 से 3 कंट्रीज में ऑलरेडी आंशिक रूप से चालू भी हो चुके हैं। रसिया वेरी में गुड, चालू कर चुका हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है सर, ये करना भी बहुत बड़ी बात है। जब ये संस्था बनाई, शुभ विचार संस्था, तब ऐसा क्या हुआ था कि आपको एकदम से जागृति मिली और आपने सोचा कि नहीं, मुझे थोड़ा अलग करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सुधरते चले जाएँ? जी, मेरा ये प्लान जो मैं जब 8वीं कक्षा में पढ़ता था तभी मेरे विचारों में आने लगा था। हाँ, हाँ। क्योंकि मुझे कई ऐसी चीज़ें समाज में घटित होती हुई मैं देखता था, ख़ासकर जहाँ मैं पढ़ाई करता था, तो पढ़ाई के समय मैंने चीज़ें देखी। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाई करता था, हुँ, तो वहाँ पर हम सब मेरे कॉलेज में अधिकतर गर्ल्स ही थी। पंखे चल रही हैं और क्लास से निकले और वो पंखे चलाते हुए छोड़ के चली गई। और कहीं पर हमने वॉशरूम में गए, जेंट्स टॉयलेट में, तो वहाँ पर टेप चलता हुआ देखा मैंने, नल से पानी बह रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। कोई भोजन लेकर आया घर पर, कितनी प्यार से उनकी मम्मी बनाती होंगी। और मैं किसान का बेटा हूँ, जब भी मैं खेत में मैंने काम किया है, जब भी मैं विद्यालय से मैं घर आता था, मेरा बैग रखकर मैं जाता था हुँ, मम्मी के पास खेत में। तो मैं मम्मी को देखता था कि वो एक अ, दाने को निकालने के लिए झाड़ियों में अगर एक पेड़ है, चाहे वो चावल का गेहूँ का मान लीजिए, बाजरे का मान लीजिए या फिर चने का मान लीजिए, तो वो झाड़ियों में अपना हाथ फँसाती और उसको निकालती। इतना सा दाना निकलता एक पेड़ में और उसका हाथ लहूलुहान हो जाता। हुँ, तो इतना खून एक दाने के लिए बहा देता है किसान। माता उसको कितने प्यार से बनाती है और उसको हमारे लोग, नई पीढ़ी या कोई भी कितना जूठन छोड़ देते हैं। ये सब चीज़ें मैं देख रहा था। शादी-ब्याह में जाते, कितने सारा बड़ा महँगा भोजन वो बनता है, लोग प्लेटों में ले लेकर उसको डाल देते हैं। हुँ। जी आज सर। लड़के और लड़कियाँ देखिए, लड़कों को सिर्फ़ गर्लफ्रेंड ही दिखती है और गर्लफ्रेंड वो गर्लफ्रेंड नहीं होती, वो एक्चुअली एक तरह से वो सेक्सुअल रिलेशन के लिए होती है। यही चीज़ें सब लोगों को वो कर रही थी, तो ये कुविचार फैल रहे थे, तो मेरे दिमाग को ये अच्छा नहीं लगता था। मैं शुभ विचार और सद्विचार की बात करना चाहता था, ताकि लोगों का जीवन सुधरे। मैं ये जो कुविचार और कुव्यसन है, उनमें किसी का जीवन सुधरने वाला नहीं है, दुखी होंगे, आगे चलकर दुखी पाएँगे। तो मैंने यही सोचा कि मैं शुभ विचार की बात करूँगा और इस बात को मैं हर जगह जाकर रखूँगा। और जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मैं इतना पैसे वाला भी नहीं था कि मैं लोगों को वृद्धाश्रम खोलकर वहाँ पर वृद्ध लोगों की सेवा करूँ, भूखे लोगों को खाना खिलाऊँ, कपड़े बाँटूँ, ये करूँ। और वो मैं वैसे भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि आप जब ये करोगे तो डोनेशन लेना पड़ेगा। मैं डोनेशन अभी तक मैंने जीवन में डोनेशन कभी नहीं लिया है। इस संस्था को चलाते-चलाते क्या एक बात है! पैसा भी, ज़ीरो पैसा नहीं लिया है। तो मैं कभी कल को मैं कमा भी रहा हूँ, स्थिति ठीक है, कल को मैं कार मेंटेन करूँगा, लोग बोलेंगे कि यार संस्था के ज़रिए इसने पैसा लिया डोनेशन और उस कार उससे घूम रहा है। तो मैं ऐसा आक्षेप भी नहीं चाहता था। तो मैंने विचारों से परिवर्तन की बात करी और उसी टाइम मन कठोर तो नहीं, यानी कि बना लिया कि यही करना है। स्टार्टिंग में कैसे बनता है ये थोड़ी समस्या होती है, लेकिन धीरे-धीरे मैंने चीज़ें सीख ली कि यहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है, इतने पैसे की आवश्यकता है। स्टार्टिंग में इसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 10 से 12 हज़ार रुपए की आवश्यकता पड़ी थी, हुँ, वो नहीं था, लेकिन मैंने मेरी चीज़ें को बचत कर के मैंने वो किया क्या और बात आज सबके सामने है। बहुत अच्छी बात है और इतना सोचना भी मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करें थोड़ा-सा, क्योंकि हम यार ये टॉपिक मिस्टर भारत पर है। जब ये मिस्टर भारत का खिताब आपने जब जीता, थोड़ा-सा भी मिस्टर भारत के खिताब के बारे में हमारी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि ये खिताब क्या है? लोग इसे अच्छे से जानें कि इसके लिए भी एक मेहनत लगती है, किस तरीके से एक होता है मिस्टर भारत, कहीं न कहीं भारत और मिस्टर तो है ही, तो जी। इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? मिस्टर भारत एक ऐसा मंच है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपना सुंदरता के साथ-साथ उसको एक संदेश, यानी कि उसका जीवन का, अधिकतर ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, हुँ, वो सिर्फ़ बॉडी बनाई, कपड़े पहने और कम पहने, ज़्यादा पहने और दिखाकर चले गए। लेकिन कोई भी, और ये कब तक रहना है? बॉडी और सुंदरता कब तक रहनी है? कौन-सी सुंदरता बेस्ट है? बॉडी की या विचारों की या कार्यों की? मेरे हिसाब से विचारों की और कार्यों की। बॉडी तो आज यंग है, हाँ। फिर 10-12 साल बाद बुढ़ापा आ जाएगा। तो तो यही चीज़ मिस्टर भारत का मंच है कि यहाँ पर आपकी सुंदरता ठीक है, वो एक अपनी जगह है, लेकिन इसके साथ-साथ आपके कार्य और विचार और संदेश, समाज के प्रति जो दायित्व है, वो भी
उसको प्रकट करना है, आपको वो दिखाना है और उसके साथ चलना है। 1 साल तो जब आपको टाइटल मिला तब तो चलना ही चलना है, उसके बाद में भी करना है। तो वो विचार, वो कार्य दिखाने का ये मंच है। जैसे मिस्टर भारत का इस बार का जो मंच है, जो संदेश था वो था नशा मुक्त भारत। नशा मुक्त भारत ही नहीं, पूरा विश्व करना है। और इसको जो प्रेजेंट को जो फाउंडर है अनुराधा दास जी हैं, और मैं तो उनको इंस्पिरेशन ऑफ मदर बोलता हूँ, क्योंकि मैं जब ये सारी चीजें मैं मॉडलिंग से मैं छोड़ चुका था, और मॉडलिंग में भी क्या हम संदेश दे सकते हैं, ये रहा उनके ब्यूटी विजन में देखी और मेरे विचारों में थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी शुभ विचार को के जरिए मैं बात करता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि जैसे कि प्यासियों को एक जल या तालाब मिल गया, तो मुझे लगा कि यही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं जो मॉडलिंग करता था दिल्ली में रहकर पहले 10-12 साल पहले, जब मैंने अपना करियर यहाँ स्टार्ट किया और बहुत अच्छे स्तर पे किया था, उस टाइम मिस्टर इंडिया के नाम से था। मिस्टर इंडिया अब बंद हो चुका है और उसमें भी मैं शॉर्टलिस्ट था, लेकिन अब मिस्टर इंडिया से मैं मिस्टर भारत से ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए उपयुक्त शब्द यही है। मिस्टर इंडिया मतलब बॉडी और वगैरह वगैरह। मेरा वही तो, क्योंकि मिस्टर भारत हम प्रोनाउंस कर रहे हैं और मिस्टर इंडिया, तो मैं इसलिए ऑडियंस को एक क्लियर कराना चाहती थी कि कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन ना हो जाए। हो सकता है कि मिस्टर इंडिया नहीं बोल रही हूँ, मिस्टर भारत बोल रही हूँ, तो वो कंफ्यूजन क्लियर कराने के लिए मैंने आपसे पूछा। और काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब कहीं ना कहीं एक शुभ संदेश, एक सही एक विचार आप ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी फिटनेस जर्नी और मॉडलिंग के साथ साथ जब आपकी ये संस्था, तो दोनों में समानता किस तरीके से लेके आता है? मॉडलिंग और फिटनेस और संस्था, तीनों में बिल्कुल समानता है। तीनों के जो शुभ विचार की बात करता हूँ, तो शुभ विचार संस्था शुभ विचारों की तो बात करती है। उस शुभ विचार रख कर ही तो हम परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कि मैंने 20 लोगों को कह दिया कि आप अन्न भगवान है, उसकी जूठन ना छोड़े, और वो उनको मान लिया, क्यों ना छोड़े, कि देखो किसान कितनी मेहनत करता है, मम्मी पापा कितना कैसे बनाते हैं, और उसको कितना शुद्ध तौर से आपको खिलाना चाहते हो, आप उसको नाली में फेंक रहे हो। तो ये विचारों से परिवर्तन आ गया, तो ये मेरी एक समाज सेवा हो गई। और अगर ऐसे जिसमें विचार आ गए, तो उसका तन और मन सुंदर, जो ब्यूटी या फिटनेस है ना, वो विचारों से भी प्रभावित होती है। आप बॉडी फिटनेस करते हो, बहुत खा लेते हो, लेकिन आपके विचारों में बहुत कन्फ्लिक्ट है, प्रतिद्वंदता है, गलत विचार है, आप ठीक से शांत नहीं रह सकते, धैर्य से बात नहीं कर सकते, तो वो आपके तन को तो खाएगा ही, मन को भी खाएगा। और मॉडलिंग, जब आप मॉडलिंग का सबसे बड़ा बेसिक इश्यू ये है, जब मैं 10-12 साल पहले सीख रहा था, अभी आजकल का मॉडलिंग का ना लोगों को पता ही नहीं कि मॉडलिंग क्यों की जाती है। मॉडल का सबसे पहला मतलब होता है एक्सप्रेस योरसेल्फ। राइट। आपको मॉडलिंग का लोगों ने ये क्या समझा दिया, बॉडी बनाई और कपड़े पहने, ये करके चले गए। ये नहीं है एक्सप्रेस योरसेल्फ। अगर आप ऐसे हो तो आप वो एक्सप्रेस करके चले जाओगे, तो आप एक्सप्रेस क्या कर पाओगे वहां पर? आप अपनी जेन्युइनिटी, विनम्रता प्रस्तुत करना चाहोगे, आप अच्छी चीज को प्रस्तुत करना चाहोगे, अपने अच्छी चीजें तो दिखाते हैं। शुभ विचार के शुभ संदेश देना मॉडलिंग के जरिए हो सकता है। शुभ संदेश से हम अच्छा स्वास्थ्य, शुभ विचार अपने मन में रखेंगे, शरीर में रखेंगे, तो हम अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। और वही कार्य मेरी शुभ विचार संस्था कर रही है। तीनों में समानता है। जैसे विचारों, थोड़ा सा ये मैं पर्सनली आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। एक होता है मेडिटेशन, कहीं ना कहीं अपने विचारों को शुद्ध करना। तो जो आपकी संस्था है, कुछ इस तरीके का पर्टिकुलरली एक मुहिम चला रही है, जैसे कि बहुत सारे आपने देखा होगा संस्थाएं बनी हुई हैं जहाँ पे मेडिटेशन का प्रॉपर कोर्स होता है, कुछ इस तरीके की आपकी संस्था काम करती है? नहीं, मैं मेडिटेशन का तो नहीं कोर्स चला रहा, लेकिन मैं एक कोर्स मैंने प्लान किया है। उस प्लान के तहत मैं उस मेडिटेशन भी उसका पार्ट होगा। स्टार्टिंग में 5-6 मिनट, क्योंकि कोई भी अगर व्यक्ति को हम क्लासेस के लिए बुलाते हैं, कोई भी कोर्स देख लीजिए, आप मॉडलिंग का देख लीजिए, एक्टिंग का देख लीजिए, आते हैं ना, उनको सीधा वो नहीं किया जाता, उनको थोड़ा सा एक्सरसाइज करवा दे, वार्म अप। तो वो वार्म अप के रूप में मैं थोड़ा सा तो पार्ट रखूंगा, लेकिन उसके बाद में मैं विचारों से शुद्धता की लाने की बात करूंगा कि देखो, आप उठते हो, आप किसी के पुत्र हो, किसी के पिता हो, किसी के कुछ भी हो, तो आपका उनके प्रति भी कर्तव्य है, उनके प्रति आपको
अच्छी सोच रखनी है, अपने कर्तव्यों को निभाना है, आपने अपना ही अपना सोचते रहे तो वो गलत है। तो मैं पहला रखूँगा मेडिटेशन, एक वार्म अप का पार्ट, और सेकंड उनके विचारों की शुद्धता वाला कार्य करूँगा। वो कोर्स मैंने प्लान किया है, उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर बात करें, जब आपको मिस्टर भारत का खिताब मिला, तो आपकी जो संस्था है, उसको भी काफ़ी बेनिफिट मिला होगा, मतलब कह सकते हैं? नहीं, मैं वैसे तो मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता कि मुझे इससे क्या लाभ मिलेगा। मुझे लाभ देखना ही नहीं है। मुझे तो आत्मिक शांति सही क्या है पहले तो ये देखता हूँ। कई चीज़ों में हो सकता है आपको आत्मिक शांति भी नहीं मिले, राइट। क्योंकि वो आपके विरुद्ध हो सकती है। आप किसी के लिए इतनी सेवा कर जाते हो, लेकिन आपके पास इतना पैसा, इतना धन नहीं होता, तब भी आप कर जाते हो। लेकिन सही है इसलिए करता हूँ, तो मैं लाभ नहीं देखता। आत्मिक शांति मेरे लिए ज़रूर थोड़ा-सा महत्वपूर्ण रहती है, तो मुझे आत्मिक शांति अवश्य मिली। और मिस्टर भारत के बाद में जब बात आती है, बल्कि शुभ विचार संस्था ने मुझे मिस्टर भारत बनाया, मैं ये बोलूँगा। मतलब कह सकते हैं एक-दूसरे के साथ एक-दूसरे की जर्नी जुड़ी हुई है। बिल्कुल, इसने मुझे मजबूती दी। मिस्टर भारत के जितने भी जूरी पैनल्स थे, उसमें जैसे कि ब्रिटिश अभिनेता और फिटनेस मॉडल जयशन शाह थे। तो ये सब जो जब जूरी के रूप में देखते हैं, फाउंडर मिस अनुराधा दास थी, तो ये सब देखते हैं तो उनका व्यक्तित्व भी देखते हैं, उनका पुराना बैकग्राउंड भी देखते हैं। उन्होंने मुझे मेरा इंस्टाग्राम आईडी मांगा और फेसबुक आईडी मांगा, तो मैंने पिछले जो 10-15 साल की जो चीज़ें थी, उन्होंने सारी खंगाली और उसके आधार पे उनकी कि हाँ यार, ये इसमें फिट बैठता है। तो ये शुभ विचार संस्था ने और मेरे विचारों ने एक तरह से आधार को क्रिएट मजबूत किया। किया मिस्टर भारत के लिए। क्या और बात है। कोई भी काम अच्छा करना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, वो चाहे वो प्रधानमंत्री बने, चाहे अच्छे अभिनेता बने, चाहे अक्षय कुमार बने, अमिताभ बच्चन बने, कोई भी बने, सबके अंदर में शुभ विचार, शुभ कार्य और शुभ व्यक्तित्व था, तभी वो इस जगह पर पहुंच पाए। तो जैसे जितेंद्र सर के बारे में अगर मैं जानूँ, जितना मैं आपसे बात कर पाई हूँ, उतना समझ पाई हूँ कि आप कहीं न कहीं जो भारतीय संस्कृति है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मिस्टर भारत के जो मंच था, आप जो संस्कृति है, क्या वो भी वहाँ झलकी थी थोड़ी बहुत, जिससे बाकी की जो ऑडियंस है, जो जूरी थी, उन लोगों को वो चीज़ दिखी हो? बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी चीज़ कही। आप तो मुझे वहाँ थी नहीं, लेकिन आपने वही बात कह दी जो वहाँ पर घटित हो रही थी। ओके। जो मिस्टर जूरी के खास मेरे तो मन में थी, मुझे तो दिखाना ही दिखाना था, क्योंकि वहाँ 3-4 राउंड होते हैं, टैलेंट राउंड होता है और वेस्टर्न भी होता है जी, और जी। ये सारी चीज़ें होती हैं, वो दिखानी थी। तो मुझे अ, वेस्टर्न इसलिए पहना क्योंकि वो एक राउंड का हिस्सा था। टैलेंट में अलग चीज़ दिखानी थी, वो भी मुझे एक संदेश दिखाने के लिए करना था। लेकिन जब मुझे जहाँ पर मुझे अपनी संस्कृति को दिखानी थी, वहाँ मैं राजस्थानी ड्रेस में था। और जब जैसन ने बाद में जो जूरी के मुखिया थे, जयशन शाह, ब्रिटिश अभिनेता और फिटनेस मॉडल, उन्होंने उसके बाद में यही कहा कि भई आपको जितेंद्र में क्या ख़ास लगा जो मिस्टर भारत बना? तो उसमें लगा कि मुझे इसका ये वॉक तो अच्छा लगा ही लगा, लेकिन जब ये अपने कपड़े पहन कर आया, अपनी कल्चर के कपड़े पहन कर आया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो प्रभावित भी किया। तो तब मुझे लगा कि आज ब्रिटिश अभिनेता है, वो भी इस चीज़ से प्रभावित हो रहा है और अपनी कल्चर को क्यों ना हम दिखाएँ और उसपे क्यों ना हम गर्व करें। उससे पहले भी लग रहा था, लेकिन लोग भी करते हैं, तो अपनी कल्चर से हर व्यक्ति को जुड़कर रहना चाहिए। इसको हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, अपना कल्चर अपना ही। हाँ, वो और वही बढ़ाएगी आपको, वही जड़ों को मजबूत करेगी। जितनी भी वेस्टर्न थ्योरी है, कल्चर है, मैं कई लोगों से मिलता हूँ, अमेरिका, ब्रिटेन, बड़े-बड़े लोगों से भी मिलता हूँ, थिंकर से भी मिलता हूँ, आर्ट एंड कल्चर के लोगों से मिलता हूँ, तो सब लोग प्रभावित है हमारी चीज़ से और हम उसको क्यों छोड़ते हैं? आज की युवा पीढ़ी देखती है कि उनसे प्रभावित हो रही है और वो लोग हमसे जुड़ रहे हैं। हम इस जो वेस्टर्न कल्चर को अपनाकर नष्ट हो रहे हैं और वो लोग इसमें आना चाहते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि कहीं न कहीं जो युवा पीढ़ी है, वो ग्लैमर को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। हुँ। तो आप उन्हें कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि ग्लैमर के साथ-साथ वो अपने संस्कारों पे भी फ़ोकस कर सकें और एक बेहतर इंसान निखर के बाहर आए? ग्लैमर शब्द ही गलत है, क्योंकि ग्लैमर शब्द आते ही वहाँ पर एक तरह से शरीर, सेक्स, ये सारी चीज़ें सामने पिक्चर सी बनने लगती है। ऐसा दिखाया गया है। तो इसको ग्लैमर की शब्द पहले हटा लें, इसको ना करके
और जहां पर भी कार्य करें, चाहे वो बॉलीवुड मान लें, हॉलीवुड मान लें, मॉडलिंग मान लें, इन जगह पर है ना सुंदरता दिखाने का प्लेटफॉर्म है, टैलेंट दिखाने का प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर गरिमा के साथ हम रहें, गरिमा के साथ हम पहनावा करें। अगर मैं यहीं पर अगर मैं सिर्फ हाफ नेकर और इतना सा जो बनियान जैसा अगर वस्त्र पहनता तो मैं कितना बदसूरत सा लगता। करोड़ों लोगों में से कोई 2 लोगों की बॉडी सुडौल हुआ करती होगी, वो अगर ऐसा लगे तो उनका ठीक लगता होगा। बाकी तो हमारी बॉडी इतनी बेडोल सी होती है, तो उसको ग्लैमर के रूप में हम अर्धनंगन होना, ये करना, ये चीजें मुझे तो अच्छी नहीं लगती। किसी कोई पार्ट हो फिल्म का, कोई सीन का पार्ट हो, वो अलग बात है। तो वहां पर भी हम कहीं पर भी रहें, वो संस्कारों के साथ रहें। कहीं अभिनेता हैं, कहीं अभिनेत्रियां हैं। मेरे जयपुर में एक फिल्म अभिनेत्री आई थी भाग्यश्री, और हमारे जयपुर के ही वरिष्ठ पत्रकार है, आर्ट एंड कल्चर के दैनिक भास्कर के अनुराग त्रिवेदी जी, उन्होंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि जब मैंने प्यार किया, उन्होंने फिल्म किया, तो वो अपने जो हीरो है वो उनको नीचे यहाँ पर किस नहीं करेगा और वो ये पार्ट भी नहीं दिखाएगी। तो उन्होंने ये नियम बनाते हो, कितनी भाग्यश्री कितनी अच्छी सुंदर अभिनेत्री थी, कितना अच्छा कार्य किया है, और उसको रहते उन्होंने कितना अच्छी तरह से उसको निभा दिया। तो हमें संस्कारों में रहकर भी हम कार्य कर सकते हैं, अच्छा कार्य कर सकते हैं। कहीं लोग कर रहे हैं। अक्षय कुमार आपके सामने बड़ा उदाहरण है, टाइम पे घर आना, फैमिली मैन है, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, फैमिली को पूरा टाइम देना, सही समय पर खाना, इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। तो ग्लैमर में भी है ना, तो संस्कारों के साथ रहकर ही तो व्यक्ति इतना उन्नति कर गया। और नहीं जो संस्कारों के साथ रहेगा, ग्लैमर में आएगा, जो भी युवा आएगा सिर्फ पीना, लव, सेक्स, धोखा, नाम, ये पैसों में इन्हीं में रहेगा, तो बर्बाद होगा। 1 2 3 फिल्म का होगा या 1 2 3 किसी ओकेजन का होगा। बिल्कुल। जैसे आपने जब ये यात्रा शुरू की, जिसमें हम संस्था को भी जोड़ेंगे, साथ में मिस्टर भारत का खिताब भी जोड़ेंगे, जब आपने ये यात्रा शुरू की तो आपकी सोच और जीने में कुछ ना कुछ चेंजेस आए जो शायद आपके फैमिली में दिखे हों? हाँ जी, पहले की सोच में और अभी की सोच में बहुत परिवर्तन आया है। जब मैं यानी शिक्षा ही ग्रहण कर रहा था, तब ये था, तो ज्यादा सपने देखना और काम करना है, उसका रिजल्ट का क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये पता नहीं, काम करता था, इसका पता नहीं रखता था कि इसका रिजल्ट क्या पड़ेगा। अब मुझे कोई भी चीज करनी तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, पब्लिक के ऊपर और दूसरे के ऊपर। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा वो कंसर्न हो गया हूँ। और कार्य मैं पहले कम करता था, अब मुझे ज्यादा करना है और आदर्श के रूप में कार्य करना है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा कार्य कर डालूं, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि कोई ऐसा कार्य हो भी नहीं जाए। कभी कभी आप लोगों को पता, हम लोगों को भी पता नहीं होता कि ये कार्य हम कर रहे हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा कोई कार्य भी ना हो, तो दायित्व के रूप में अब मैं ज्यादा परिपक्व हूँ। क्या बात है। तो आपकी जो जिंदगी की प्राथमिकता क्या रहेगी आने वाले टाइम में? आप प्लीज व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पे हमें बताएं। मैं 2 व्यक्तिगत रूप से तो मेरी ये रहेगी कि मैं जल्दी से मैं वैवाहिक जीवन में मैं सेटल्ड होना चाहूँगा, और दूसरा मेरा ये रहेगा कि मैं शुभ विचार के जो सेंटर्स चाहता हूँ और जो कोर्स मैं चाहता हूँ, ये व्यक्तिगत भी है और सबके लिए भी है। जो मैं शुभ विचार का मैं चाहता हूँ, वो मैं कोर्स और सेंटर्स में विभिन्न जगह पे मैं लाना चाहता हूँ। तीसरा, मैं जितेंद्र जैसे ही और 10-15 युवा मैं चाहता हूँ, जो कुछ भारत में हो और कुछ विदेशों में हो, ऐसे ही कार्य करें, विचारों की बात करें और कार्य करें। बिल्कुल। पर अगर हम आज की युवा पीढ़ी की बात करें, तो क्या आपको नहीं लगता इनके अंदर कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन की कमी है? अगर आपको मौका मिलेगा तो आप इन्हें किस तरीके से सुधारेंगे या किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? डिसिप्लिन की तो मैं कमी नहीं मानूंगा और मेहनत की भी कमी नहीं मानूंगा, है ना। उनमें जो कमी मानूंगा ना, वो संस्कारों की कमी हो रही है। वो अपनी चीजों पे विश्वास नहीं कर रहा है, उस पर मैं ज्यादा मानूंगा। क्योंकि आज का युवा भी है ना, उसको क्रिकेटर बनना है, लेकिन क्रिकेटर के साथ साथ उसको एक अच्छा नागरिक भी बनना है, उसको अभिनेता बनना है, लेकिन अभिनेता के साथ साथ उसको अच्छा नागरिक, अच्छा पति, अच्छा भाई, अच्छा पुत्र भी बनना है, वो अच्छा दोस्त भी बनना है। वो और
जिस संस्कृति ने, जिस भारत ने सब कुछ दिया है, उस संस्कृति का वो रक्षक भी हो, उसका सेवक भी हो, और उसका पालक भी हो, और उसका एम्बेसडर भी हो, ये भी होना चाहिए। तो वो मेहनती भी है, उसमें महत्वाकांक्षा भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो राष्ट्र, संस्कृति, धर्म, कर्तव्य, इन सबको भूल रहा है। इन सब की कमी उसके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होगी, और वो नुकसानदायक होती जा रही है। जो जो कुछ करके नष्ट हुए हैं, वो उनमें यही कमियां पाई गई है। बाकी मेहनती तो बहुत है। और अगर हम बात करें आपकी सक्सेस को लेके जो आप कर रहे हैं मिस्टर इंडिया की, तो जिसमें सुविचार संस्था और परिवार और बाकी की जो सुविचार संस्था की टीम है, उनका आपके साथ सपोर्ट कैसा रहा था? शुभ विचार के जो भी मेरे जितने शुभ चिंतक है, मैंने वैसे किसी को ये बताया नहीं था कि मैं मिस्टर भारत के लिए जा रहा हूँ और मैं ये कर रहा हूँ। मेरा ये था कि मैं कहीं अचानक अगर ये किताब मुझे नहीं मिला तो लोगों को लगेगा कि यार आप तो वहां गए थे, फेलियर हो गए, वो हो गए। तो मैं इसको सीक्रेट ही रखना चाहता हूँ, और मेरे जीवन का एक ये हिस्सा भी है। जो जो चीजें मैंने कभी बता दी तो अधिकतर वो हुई नहीं है, राइट। ये और मेरे साथ ये हुआ है, मैंने 20 ऐसे चीजें बताई और वो हुई नहीं। तो फिर लोग क्या बोलेंगे कि यार व्यक्ति को क्या होता है, हाथ का, जबान का, लंगोट, इन तीनों का पक्का होना चाहिए। अब मैंने जबान से मेरे ये मुंह निकल गया कि मैं वहां जा रहा हूँ यार, और वो हुई नहीं, तो मेरी जबान कट सी जाएगी और लोगों का अविश्वास हो जाएगा कि यार ऐसा ही कहता है। तो मैंने इस चीज को सीक्रेट रखा और मैंने चुपचाप अपने अंदर तैयारियां करता रहा और सारी चीजें की। और जिस दिन मेरा फाइनल हुआ उसके दूसरे दिन न्यूज़पेपर्स में, जब समाचार पत्रों में बहुत सारी न्यूज़ें छपी, उन सब के जरिए सबको पता चला। मेरे एक दोस्त है, पत्रकार हैं, अनुराग जी, मैंने उनको जरूर पूछा, उनको बताया और उनसे थोड़ी सी गाइडेंस भी ली। उन्होंने मेरी जरूर सहायता की। मतलब कह सकते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति हुई बिना किसी को बताए। जब उसकी सक्सेस सामने आई तो मुझे लगता है पूरे जहां को पता चल गया। जी जी, ऐसा ही हुआ। तो भारत का खिताब तो जीत लिया, अब आपका आगे का लक्ष्य क्या है? आगे आप और क्या नया करने वाले हैं? मैं फिल्म, टीवी और कार्यक्रम आयोजित कर करके जितना मैं शुभ संदेश दे सकता हूँ समाज के लिए। मेरा जीवन मनोरंजन के लिए नहीं बना है। हमारे यहाँ भारत में कोई भी कला मनोरंजन के लिए नहीं बनी है, उसका एक उद्देश्य है। वैसे तो मैं संगीत का विद्यार्थी हूँ और मैं कितने भी एकेडमिक्स में कितने भी बुक्स, कितने भी रेफरेंस दे सकता हूँ कि हमारी जो आर्ट एंड कल्चर है वो मनोरंजन के लिए नहीं बनी थी, संदेश देने के लिए बनी थी। और दूसरा, ईश्वर प्राप्ति का प्रथम साधन था संगीत, उन चीजों के लिए बनी थी। लेकिन हम लोगों ने क्या कि सिर्फ मनोरंजन मनोरंजन कर दिया। मनोरंजन भी ठीक हो जाता, लेकिन उस मनोरंजन में अश्लीलता, बेहुदापन, ये सारी चीजें हो गई। तो मुझे यही दिखाना कि एक तरफ ये सारी चीजें चल रही है और एक तरफ ये चीजें चल रही है। अब दर्शक या जो भी श्रोता लोग हैं वो अपने अनुसार से चूज कर ले कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मुझे तो शुभ संदेश और शुभ चीजें, चाहे वो नाटक हो, संगीत हो, डिबेट हो, संवाद हो, ब्लॉग हो, आर्टिकल हो, वीडियो हो, शॉर्ट वीडियो हो, रील हो, फिल्म हो, कहीं बैठना हो, आचार में हो, विचार में हो, उन सबको दिखाना है, इन सबके समक्ष खड़ा करना है। क्या बात है, मतलब आपके विचार सही हैं, पर आज की जो दुनिया है या आज के जो व्यक्ति हैं, जितने भी मैं बात करूं, युवा पीढ़ी है या फिर जो भी जनरेशन है आज के टाइम की, तो क्या आपको लगता है जो एक तरफ एक ग्लैमर दुनिया जो चल रही है और एक तरफ एक सांस्कृतिक चीजें आ रही हैं, उन पर कहीं ना कहीं कठिनाइयां नहीं आएंगी? क्योंकि हर कोई उस चीज को अपनाता नहीं है। जैसे आपने पहले ही कहा था कि भारत में अपनी संस्कृति को अपनाते ही नहीं लोग, तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे और उनको किस तरीके से लोगों के अंदर बिठाएंगे कि ये चीज जरूरी है? ये कठिनाई तो वास्तव में आ रही है। आप देखिए कि छोटे से गांव में बैठा हुआ, ढाणी में बैठा हुआ, आप एक लड़की को बात करो तो सूट नहीं पहनना चाहती। आप देखिए कि कितने पुरानी फिल्मों के गाने थे दुपट्टे के ऊपर, और कितने मैंने एक विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक, और वो मैं मानूंगा कृति, महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास ने लिखा। और उसके जो शकुंतला है, जब दुष्यंत आते हैं और पीछे से उसका जो दुपट्टा है वो वैसे तो उलझता नहीं है किसी झाड़ी में उसमें, लेकिन वो ऐसे एक्ट करके ऐसे बताती है, वो कितना लज्जावान वो सीन बनता है।
वो जो स्त्रियों की सुंदरता लज्जा में थी, दुपट्टे में थी, ऐसी संस्कृतियाँ जो हमारे अंदर थी, वो अपनी सुंदरता को खो रही है और ये इस साइड ग्लैमर और इनमें चीज़ें में जा रही है। लड़की भी और लड़का भी। और इन सबको बिगाड़ा है, फ़िल्मों ने बिगाड़ा ही बिगाड़ा है। 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज़ का, ये वहाँ से आता है तो लोगों को यूथ को क्या लगता है यार ये क्या चीज़ होती होगी? ये कैसे होती होगी? मेरा उदाहरण देना चाहूँगा कि एक बार मैंने बीड़ी, सिगरेट इन सब से मैं दूर रहा हूँ। मैं जितने भी व्यसन हैं, कोई बीड़ी नहीं, कोई सिगरेट नहीं, कोई शराब नहीं और कोई लड़की-वड़की गर्लफ्रेंड इनमें चीज़ों में नहीं। तो एक बार एक लड़की ने मुझे कहा कि एक मेरा काम कर दोगे? मैंने बताइए कि मुझे है ना वहाँ से एक मेरा कॉलेज का फंक्शन है और मुझे एक ये बॉटल ला कर दे दो, बियर की बॉटल। मैंने कि मैं ये काम नहीं कर सकता कभी भी। तो मैं फिर उसके बाद में उसमें रिसर्च मैंने सोचना प्रारंभ की, ये कहाँ से हो रहा है? कि फ़िल्में सिखा रही है 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज़ का, तो ये ग्लैमर की तरफ लोग जा तो रहे हैं लेकिन इस ग्लैमर ग्लैमर में जाकर इसकी वजह से कितने लड़कियों और लड़कियों का जीवन खराब हो चुका है। कहीं फ्रीज़ में बंद हो चुके, कहीं नीले ड्रम में हो चुके, कहीं तलाक हो चुका है, कहीं का मानसिक तनाव हो चुका है, उनका जीवन नष्ट ही नष्ट होता जा रहा है। मेरा काम और मेरा प्रयास तो है अच्छी चीज़ दिखाने का और कितना सफल होता हूँ, कितना नहीं होता हूँ, मैं मेरा काम करते जाऊँगा। 1-2 लोग भी अगर लग गई ये बात, तो मैं मानूँगा कि जीवन सफल है, नहीं भी हुई तो मैंने अपने आप को तो सुधारा ही ना। बिल्कुल सही बात है। ये मतलब बहुत अच्छा आंसर है क्योंकि अगर 2 लोग भी बदल पाते हैं तो एक बड़ा अचीवमेंट है, धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ती चली जाएँगी। और सबसे बड़ी बात आ रही है कि मैंने शायद एक और कलाकार आए थे, उनके साथ भी एक पॉडकास्ट किया था, उनके भी यही विचार हैं। तो लोग अब ग्लैमर से हट के अपनी संस्कृति की तरफ आ रहे हैं। मेबी ये फ़िल्मों ने जिन्हें बिगाड़ा है, हो सकता है इन फ्यूचर ये फ़िल्म्स जो हैं, लोगों को सुधार सकें। ऐसे आप कुछ फ़िल्म लेके आएँ इन फ्यूचर? जी, बिल्कुल मेरा तो प्रयास रहेगा, सफल कितना हो पाता हूँ, लेकिन आएगा मैं कह कर जा रहा हूँ आपके स्टूडियो में। हुँ। मेरे लिए चीज़ें मेरी डिक्शनरी में असंभव कोई शब्द नहीं है। टॉम क्रूज़ एक अभिनेता है, मैं उनसे किसी ने बताया कि आपके कुछ फीचर्स टॉम क्रूज़ की तरह से लगते हैं, हुँ। कई बार मुझे बताया। तो मैंने उनको स्टडी करना चालू किया, तो उनकी डिक्शनरी में और उनकी जितनी फ़िल्मोग्राफ़ी है उसमें इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। मिशन इम्पॉसिबल उनका फ़िल्म है। हुँ। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए भी इम्पॉसिबल कोई भी चीज़ नहीं है। फ़िल्म, टीवी ये सारी चीज़ें करना। किसी के भी जीवन में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। दृढ़ निश्चय जिस दिन व्यक्ति कर लेता है, धर्मवीर भारती ने तो कभी लिखा भी है कहीं पर, कि जिस दिन व्यक्ति कुछ सोच लेता है तो उस दिन ग्रह नक्षत्रों की दिशाएँ भी सब चेंज हो जाती है। दृढ़ बिल्कुल। निश्चय जिस दिन कर लिया करेक्ट। और जिस दिन मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है, वो भी मैं कर डालूँगा। क्या बात है। तो जो हमारी ऑडियंस अभी हमें इस टाइम देख रही है, आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि संस्कारों से जुड़े, संस्कृति से जुड़े और संस्कार और संस्कृति को हेय दृष्टि से नहीं देखें। इसमें जितना अपनापन है और इसमें जितनी उन्नति है और कहीं पर भी नहीं मिल सकती। इसके ज़रिए आप अपने जीवन को उन्नति में के पथ पर ला सकते हो और जैसे आप संस्कारों से और संस्कृति से नष्ट हुए, तो फिर आप नष्ट ही हैं। आप जीवन में कभी कुछ नहीं बन सकते। 20-20 बार मैंने तलाक ले लिया, शादियाँ कर ली, शराब पी रहा हूँ, वो पी रहा हूँ, समाज को बिगाड़ रहा हूँ। ये कोई उन्नति नहीं है, आत्मिक शांति नहीं होगी। ग्लैमर की बात करते हो, ग्लैमर तो अ, जवानी के 4 दिन होते हैं, फिर क्या होगा? फिर आपने जब 60-70 के हुए तो आपने जवानी में ये गलत काम किए, वो ऑन रिकॉर्ड है, ऑनलाइन है, फ़ोटो पे है, व्हाट्सएप पे है, वीडियोज़ पे है, गलत-गलत वीडियोज़ बन जाते हैं, अश्लील वीडियोज़ बन जाते हैं। फिर वो आएँगे, आपको कितनी ग्लानि होएगी, आपकी पूरा जीवन नष्ट जी, हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। करेक्ट। तो संस्कार में रहें, संस्कारित रहें, राष्ट्र के प्रति प्रेम करें। हिंदू सनातन संस्कृति विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, पुरातन संस्कृति है। इसको पढ़ें, इसको जानें। इसमें हम हर चीज़ में विश्व गुरु थे, योग में हम मान ही लिया है पूरे विश्व ने अभी। आयुर्वेदा में है, संस्कृति में है, विचारों में है। नाट्य की बात करें, नाट्य कला की बात करें तो जैसे कि ये मैं भारत का रहने वाला हूँ या मैं मानता हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। ये आप जापान के जैसे कि जापान, चीन कहीं की किताबें देखेंगे, खासकर जापान की अगर किदांशु की जियाओ की लिखी हुई किदांशु देखेंगे तो किदांशु में पहली लाइन लिखी हुई है, सबसे बड़ी किताब है वहाँ की, द आर्ट ऑफ सारेगावा कम्स फ्रॉम द इंडिया द कंट्री ऑफ बुद्धा। वो ये मान रहे हैं कि जो नाट्य कला है वो वहाँ से आई है।
तो हम नाट्य कला में भी विश्व गुरु थे। हमारी कला, हमारी संस्कृति से प्यार करें, हमारे विचारों से प्यार करें। ये युवा पीढ़ी को अपने लिए मेरा संदेश नहीं है, ये अनुरोध है। इस अनुरोध को मानें। क्या बात है। थैंक यू सो मच जितेंद्र सर। काफ़ी अच्छा लगा कि कोई एक डिफरेंट व्यक्ति आया जिसने बात नहीं की कि मैं एनजीओ चलाता हूँ जिसमें मैं समाज सेवा करता हूँ। आपने समाज सेवा की है मन की, जिसके कहते हैं ना, इसके तो घोड़े ऐसे हैं कि दौड़ते चले जाते हैं, उसे कंट्रोल करना भी बहुत बड़ी बात है। पर सबसे बड़ी बात आती है ऑडियंस को भी कहीं न कहीं लगता है कि आपने एक होता है ना कि एक ऐसा जिम्मा उठा रखा है जिसे हर एक व्यक्ति को अपनाना चाहिए। अगर कोई आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके विचारों से सहमति रखता है सारी चीज़ें, तो किस तरीके से आपके साथ कनेक्ट हो सकता है? डायरेक्ट मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट संस्था के मेरे पेजेज़ हैं उसको फ़ॉलो कर सकते हैं, हम मिल सकते हैं, मिलकर हम कार्य कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हर तरह के ऑप्शंस खाली हैं। यानी कि रिक्त है कि वो कभी भी आकर मेरे पास आ सकते हैं, मैं भरने के लिए तैयार हूँ, साथ देने के लिए तैयार हूँ और मिलकर हम काम करेंगे। बल्कि मुझे आवश्यकता है ऐसे लोगों की, ऐसे जुड़े लोग। हुँ। विचार सबके सामने हैं और सब जुड़कर हम काम करेंगे। जयपुर में हमारा बड़ा केंद्रीय ऑफ़िस हम बना रहे हैं, तो हम वहाँ पर रहने, खाने सबकी व्यवस्था भी हम करेंगे। तो क्या सब जुड़ बात है, क्या बात है! तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इधर-उधर नहीं देखना। हो सकता है सर का नंबर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि स्क्रीन पे शो हो तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं उनसे। और प्लीज़ ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए आप अपनी ऑडियंस, और सबसे बड़ी बात आजकल तो सबके पास ऑडियंस है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, वहाँ पे प्लीज़ लिंक लगा दीजिएगा इस पॉडकास्ट का, और प्लीज़ अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है पॉडकास्ट के दौरान हमने ऐसी कोई बहुत सारी बातें की हों, उसमें आपको लगा हो कि शायद इस पे और डिस्कस होता तो हमारी चीज़ें और क्लियर हो जाती। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें भर-भर के अपने विचार, प्रश्न डालिए। सर की टीम आपको वहाँ आंसर देगी ही देगी। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारी फैमिली का एक सदस्य बन जाएँगे, और नोटिफ़िकेशन आते ही आपको एक नया पॉडकास्ट मिलेगा और उसमें बहुत सारी नई-नई जानकारी आपको मिलने वाली है। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे-राधे।